नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। एनसीईआरटी का सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम पिछले कुछ सालों में विवाद और बहस का विषय बनता रहा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कई फैसलों और बातों पर विपक्ष को आपत्ति रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ये सब कुछ एक एजेंडे के तहत करती है। ताजा मामला एनसीईआरटी के सिलेबस का है, जिसमें 12वीं के छात्रों को राजनीति विज्ञान में अनुच्छेद 370 को हटाने का विषय जोड़ा जा रहा है। दूसरे परिवर्तन भी हैं और विपक्ष ने इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाना बताया है। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है? सवाल यह है कि क्या ये परिवर्तन आवश्यक थे? सवाल यह भी है कि इन परिवर्तनों से छात्रों को कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, और सवाल यह भी है कि इन परिवर्तनों पर सियासत क्यों हो रही है या होती रही है। और इन्हीं सवालों पर बहस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत आपका अनूप वाजपेयी साहब। और शिक्षाविद डॉक्टर आर.डी. शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर शुक्ला, आपका भी बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारी इस खास चर्चा में राजनीति में। और इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, इस परिवर्तन पर समाजवादी पार्टी ने जो प्रतिक्रिया दी वो आप देख लीजिए। कि आजकल बच्चों के पेरेंट्स का रोजगार चला गया है। बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है स्कूल की फीस जमा करने का। जब वो फीस ही नहीं जमा कर पाएंगे, बच्चों को स्कूल में पढ़ाई नहीं पाएंगे, एडमिशन ही कराने का पैसा नहीं होगा, तो पढ़ेंगे क्या? अरे पहले सरकार बच्चों के लिए फीस का इंतजाम करे, उनके पिताजी जो उनके फादर हैं, पेरेंट्स को रोजगार की व्यवस्था करे। कि ज्यादातर पेरेंट्स आजकल बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि देश के अंदर में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। देश की अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। ये विपक्ष का कहना है कि असल में बात तो कुछ और देखी जानी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन हो ये रहा है, एक विपक्ष के एक हिस्से का आरोप ये है। बहरहाल ये परिवर्तन किया क्यों गया? क्या ये परिवर्तन इतना आवश्यक था? बीजेपी के प्रवक्ता ओपी मिश्रा से पूछ लेते हैं। मिश्रा जी, आप जब परिवर्तन करते हैं, आपके दल की सरकार कोई परिवर्तन करती है, उस पर बवाल शुरू हो जाता है। ये नया परिवर्तन, फिर से सवाल जवाब। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई? मतलब जिससे कि हंगामा मच जाए, या आप लोग सबको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हैं? देखिए राजेंद्र जी, बड़ा हास्यास्पद है। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि सरकार अपना एजेंडे को लागू कर रही है। बिल्कुल, सरकार अपने एजेंडे पे काम कर रही है। हमें उस एजेंडा के लिए जनता ने जनमत दिया है। और एनसीईआरटी के सिलेबस में परिवर्तन कोई नया नहीं है। इसके पहले भी 4 बार 1975, 1988, 2000, 2005 में हो चुका है। और शिक्षा में तो परिवर्तन, शिक्षा जगत में तो परिवर्तन लगातार आता रहता है, नई नई चीजें आती रहती हैं। अब अगर कहीं कोई धारा हट गई है और उसका नामो निशान समाप्त हो गया है और देश एकीकृत हुआ है, तो उसको पढ़ाना क्या गलत है? उसमें क्या गलत है? क्या 370 का हटना कुछ गलत है? क्या वो संविधान सम्मत नहीं है? हाँ। क्या उसको संसद ने पास नहीं किया है? तो इस तरह की जो विवेचना है और जो संविधान सम्मत चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं को लेके आगे बढ़ रही है। और शिक्षा में परिवर्तन तो होता रहा है और होता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हम किसी के एजेंडा से कहने से विचलित होने वाले नहीं है। हमें दूसरी बार पूर्ण बहुमत से इसी जनता ने इस देश पे शासन करने के लिए भेजा है। जनता के एजेंडे को लागू करने के लिए भेजा है और हम उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि 370 को पढ़ाया जाए, कि इसमें क्या गलत है? अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए। चलिए, इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, जरा पहले कुछ एक्सपर्ट कमेंट ले लें, और इस बीच में हमारे साथ विपक्ष के नेता भी जुड़ जाएंगे। हमारे साथ हैं शिक्षाविद डॉक्टर आर.डी. शुक्ल जी, और वो यही अध्ययन करते रहे हैं कि क्या पढ़ाया जाए, क्या सिलेबस में डाला जाए, किस तरीके से डाला जाए, उसका क्या लाभ होगा। डॉक्टर शुक्ला, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं या होते रहे हैं, इनसे वाकई छात्र छात्राओं का कोई लाभ होता है, या इसके पीछे का मकसद, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस कुछ और होता है? डॉक्टर शुक्ला। पाठ्यक्रम हमेशा लगातार परिवर्तित होता रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं, राष्ट्रीय चुनौतियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता रहा है हमेशा से। और छात्रों, जिससे कि छात्र इन चुनौतियों को
चुनौतियों से भिज्ञ हो सकें और इनसे निपटने की क्षमता उनमें विकसित हो सके। इसी उद्देश्य के तहत जब ये कश्मीर हमारे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, स्वच्छ हवा, सुंदर पानी, सुंदर वादियाँ, किसी ने कहा है कि अगर स्वर्ग कहीं पर है तो कश्मीर में ही है। ये धारा 370 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में जोड़ी गई, जिसके तहत अनुच्छेद 370 जिसके तहत कश्मीर में भारत सरकार केवल रक्षा, संचार और विदेश मंत्रालय विदेश मामलों में अपना नियम कानून बना सकती है। बाकी शेष मामलों में, शेष विषयों के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए, तो अन्य मामलों में दखल नहीं कर पाती है। जिसके कारण वहाँ पर एक अलग अपना संविधान है, कश्मीर का अलग झंडा है, अलग संविधान है। इसी तरह 35A 14 मई 1954 को संविधान में जोड़ा गया। डॉक्टर शुक्ला वो है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, वो अनुच्छेद 370 में क्या खासियत है और धारा 35A को हटाया गया, किन वजहों से हटाया गया, वो हम लोग जानते हैं। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है, आप शिक्षाविद हैं, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं और जिन पर विपक्ष प्रश्न खड़े करता है या जो विवाद का विषय बनते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है, ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि उस पर कोई राजनीतिक विवाद ना हो, वो सर्वग्राह्य हो, सर्वसम्मत हो और फिर बच्चों को पढ़ाया जाए? डॉक्टर शुक्ला। सर, ये धारा 370 अनुच्छेद 370 और 35 आर्टिकल को हटाया जाना, इससे सारा देश जाने, सभी छात्र जाने और इसमें क्या अच्छाइयाँ थी, डिसएडवांटेज से थे क्या और क्या एडवांटेज हो रहे हैं, इसके बारे में बच्चों को जानना चाहिए, पूरे देश को जानना चाहिए। ये तो बहुत साहसिक निर्णय हुआ है, एक सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है और इससे तमाम आतंकवाद की जड़ पर प्रहार होगा, इससे तमाम समस्याएं अपने आप सुलझेंगी। और अच्छा, कुछ चीजों को हटाने की भी बात है डॉक्टर शुक्ला, और शांति आएगी, पूरा देश जो है कुछ चीजों को हटाया भी गया है सिलेबस से, उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? हाँ जी सर, ये आज़ाद भारत के बाद की राजनीति वाले अध्याय में क्षेत्रीय आकांक्षाएं में इसको जोड़ा गया है दोनों को, और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को कम किया गया है। ये स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को भी छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई किन मूल्यों को लेकर, किन आदर्शों को लेकर के, किन सरोकारों को लेकर लड़ी गई, इसको बारे में भी छात्र अध्ययन करें और जानें। ये इसको हटाया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस बार जो है पाठ्यक्रम कुछ घटाया गया है, इसकी वजह से वो शायद उसमें कुछ कमी की गई। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं। चलिए, ये आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता संग्राम वाले अध्याय को हटाया गया है, उससे बचा जा सकता था। आपने दोनों ही बातें कह दी हैं डॉक्टर शुक्ला। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत आपका राजपूत साहब। चर्चा में आप थोड़ी देर से शामिल हुए, इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात कह चुके हैं, शिक्षाविद डॉक्टर शुक्ला अपनी बात कह चुके हैं, उनका कमेंट आपने सुन लिया। अब मुझे ये जानना है राजपूत साहब कि ये जो चेंज किया गया है, इससे आप संतुष्ट हैं, सहमत हैं या आपको दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी है, अपना खुलेआम उन्होंने कहा, उनके प्रवक्ता ने कहा हम अपना एजेंडा चला रहे हैं, देश का एजेंडा भाड़ में जाए, देश का संविधान भाड़ में जाए, हमें तो अपना एजेंडा चलाना है भारतीय जनता पार्टी का। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुले रूप से अब इस तरीके की बातें करेंगे, निर्लज्जता की बातें करेंगे, तो उसके बाद फिर बहस को कहां बच जाता है। अगर आपको जनता ने बहुमत दिया है तो संविधान से सरकार चलाने के लिए दिया है, संविधान के इतर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए थोड़ी दिया है। और संविधान से इतर अगर आप एजेंडा चलाएंगे तो निश्चित रूप से परेशानियां होंगी, आगे आने वाले समय में विरोध भी होगा। अब अगर आप स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हटाते हैं, नंबर 1, आप कांग्रेस का इतिहास हटाते हैं, नंबर 2, तो भारत के जनमानस में इस तरीके से है कि जैसे भारत के जनमानस का या भारत के संविधान का खून निकाल लिया जाए। खून निकालने के बाद क्या कोई शरीर एक जैसा रह सकता है? इस बात का फैसला मैं राजेंद्र जी आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि आप भी बहुत प्रख्यात शिक्षाविद भी हैं और बहुत प्रख्यात एंकर भी हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि इस समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम को
हटाने का औचित्य क्या है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप कहते हैं कोरोना काल में 30% पाठ्यक्रम कम किया है, हम मान लेते हैं भाई, तो पाठ्यक्रम सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आ रहा हूं मिश्रा जी। हटाने का है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि क्या ये एजेंडा सिर्फ इसलिए है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संघ का, भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ का या हिंदू महासभा का इतिहास बड़ा काला है। असल बात, जिस समय हम लोग स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री बने हुए थे मुस्लिम लीग के। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकारें थी। तो ये डरते हैं कि उसमें सावरकर साहब के जो 9 और 10 माफीनामे हैं 9 साल में, वो दुनिया के सामने आ रहे हैं। इसमें डरते हैं ये लोग कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी की जो बॉन्डिंग थी पर्सनल, वो अब चूंकि फाइलों में ओपन हो गई है, कांग्रेस के झूठ वो का वो इन सब के सामने आ जाएगी। आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ओपी मिश्रा जी, आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बताइए मिश्रा जी सिलसिलेवार। अच्छा बोलिए। कांग्रेस के जिस तरह से अच्छा सुन लीजिए मिश्रा जी, 1 मिनट और सुन लीजिए मिश्रा जी, 1 मिनट और सुन लीजिए, 1 मिनट और सुन लीजिए, 1 मिनट और सुन लीजिए। अच्छा 1 मिनट और, 1 मिनट और, ठीक मिश्रा जी 1 मिनट और बोलना चाहते हैं, 1 मिनट और सुन, 1 मिनट और बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। राजपूत साहब, तो मेरा जो बड़ा स्पष्ट मत है कि जिस तरीके से देश के स्वतंत्रता सैनिकों के साथ में जो गद्दारियां की हैं भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुषों ने, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, और ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं बिल्कुल कोई अपनी तरफ से कोई बात या मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ गप्पाजी नहीं कर रहा हूं, लिखित इतिहास है। लिखित इतिहास है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री थे। लिखित इतिहास है कि बटुकेश्वर दत्त वाले मामले में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या रोल था। लिखित इतिहास है कि संघ जो था वो कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने आंदोलन में शरीक नहीं हुए। लिखित इतिहास है कि जब भगत सिंह जी को फांसी दी जा रही थी तो एक भी हेगड़ेवार ने पत्र नहीं लिखा था। लिखित इतिहास है कि चंद्रशेखर आजाद साहब को जब क्या नाम उनको वो किया गया तो उनकी मुखबिरी किसी द्विवेदी ने की थी जो संघ का बताया जाता है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि आप जब अंग्रेजों के इतिहास को, आप स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को हटाते हैं तो आप अपने काले अध्याय को हटाते हैं। अब रिस्पॉन्स सुनिए, मत हटाइए, सामना कीजिए ना, रिस्पॉन्ड करिए मिश्रा जी, पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए हम आज स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ उस पर तो हम बहस करने बैठे नहीं हैं। और जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस और कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों को इन्होंने हटा दिया, अंबेडकर और कई सारों को इन्होंने क्या, कांग्रेस ने क्या हस्र किया हम सब ने देखा है। और आजादी के बाद तो कांग्रेस को भंग करने की बात हुई थी, लेकिन इन्होंने, इनके नेताओं ने, नेहरू ने और सभी नेताओं ने अपने निहित स्वार्थ के चलते कांग्रेस को आगे बढ़ाया। और इस देश में कांग्रेस के नाम पे जो इस देश को लूटा इन्होंने 70 सालों तक, वो आज नहीं लूट पा रहे। ठीक है, जो आज पूरी कांग्रेस पार्टी एक परिवार के पार्टी में बदल कर रह गई है। और अगर ये इतिहास, अगर वहां जो अलगाववाद का इतिहास था, जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी थी, उसको समाप्त हो गया है, उसको समाप्त करके, और अगर 370 के बाद उसको एक देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, हम एक देश में, आप बताइए किस देश में 2-2 संविधान है? अच्छा वो ये कह रहे हैं मिश्रा जी, और किस देश में मिश्रा जी वो ये कह रहे हैं, अगर इसको समाप्त करके मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, और उसको सिलेबस से पढ़ाया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा वो ये कह रहे हैं कि आपने ये स्वतंत्रता संघर्ष वाला इतिहास क्यों हटा दिया? नहीं मिश्रा जी वो ये कह रहे हैं, और डॉक्टर शुक्ला भी यही बात कह रहे थे कि आप अनुच्छेद 370 को हटाने वाली बात पढ़ाइए, देखा जाएगा क्या आया। आप पढ़ाइए, अनुच्छेद 370 को रिमूव करना एक ऐतिहासिक घटना थी, आप पढ़ाइए, डॉक्टर शुक्ला ये कह रहे थे। लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष वाला इतिहास क्यों हटा दिया? संग्राम, देखिए राजेंद्र जी, देखिए स्वतंत्रता संघर्ष किसी एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, वो पूरे देश का एकीकृत तो ऐसा दावा तो सुरेंद्र राजपूत भी नहीं कर रहे हैं। आजादी मिली है, उसमें कांग्रेस को और किसी को लेने की, जी सुरेंद्र राजपूत ऐसा दावा कर रहे हैं कि आपकी स्वतंत्रता संघर्ष में खाली कांग्रेस पार्टी सारे भारतीय उसमें शामिल थे। संघ, देखिए पूरे देश का एकीकृत संघर्ष था, और जिससे देश को आजादी मिली, और इस तरह के, और इनके नेताओं ने कैसे उस आजादी को हाईजैक करके और अपने निहित स्वार्थ के लिए एक परिवार का शासन इस पूरे देश पे लाद दिया। अच्छा, नेहरू के बाद गांधी, और गांधी के बाद
आप ये चार्ज कर रहे हैं? फिर सोनिया राजी और ये ठीक, ठीक, राहुल ठीक, तक कैसे इस देश को एक पूरे एक राजशाही में इन्होंने बदलने का प्रयास किया। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी राजशाही को समाप्त करने का काम किया है। आप ओपी मिश्रा जी ये कह रहे हैं, चाहे जनसंघ हो। हाँ ठीक है, आप ओपी मिश्रा जी मुझे लगता है शायद ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपना इतिहास लिखवाया और अब आप उस इतिहास को विध्वंस करके रहेंगे उसका, और सही बात जो आपके हिसाब वाली है वो सामने लाएंगे। ठीक है ये बात? नहीं, हम किसी को विध्वंस नहीं कर रहे हैं। हम राजेंद्र जी सारा संविधान संबद्ध बात कर रहे हैं। अच्छा। जो संविधान में है उसी की बात कर रहे हैं। हाँ। और कहीं संविधान में परिवर्तन का ऑप्शन है तो हम परिवर्तन भी कर रहे हैं। अनु वाजपेयी जी को मैं लेके आता हूं चर्चा में। ठीक। श्याम प्रसाद मुखर्जी को नहीं पढ़ाया गया। हाँ। दीनदयाल जी को नहीं पढ़ाया गया। जो दीनदयाल जी का इतिहास था उसको नहीं पढ़ाया गया। अच्छा। श्याम प्रसाद मुखर्जी को नहीं पढ़ाया गया। अच्छा ठीक है, देश मैं में- ऐसे ले लेता हूं बात को। आप कह रहे हैं बहुत सारी देश के चीजें, बलिदान में जो सावरकर जी का रोल था उसको हटाया गया। आप तो कह रहे हैं- इन्होंने अलग तरीके से कांग्रेस ने अपने लोगों को हाँ। ऐसे देश का हीरो बना के रखा है। तो वही वो कह रहे हैं, कोई- वही कह रहे हैं वो मिश्रा कोई जी। हीरो नहीं थे। अरे यही ऐसे बात मैं भी बहुत कह रहा सारे हूं। हीरो हैं हाँ, जिनको ठीक है। कांग्रेस ने अपने निहित स्वार्थ के चलते हटाया था इतिहास से। यही मैं भी कह रहा हूं कि आप उस इतिहास से संतुष्ट नहीं है इसीलिए बदल रहे हैं। अनु वाजपेयी साहब जो हो रहा है ठीक हो रहा है? इससे बच्चों को हित होने वाला है? देखिए राजन जी, एक मेरा एक लाइन का जवाब ये है। हाँ। थोड़ा सा समय लूंगा मैं। हाँ। एक लाइन का जवाब तो ये है कि हमेशा विजेता ही इतिहास लिखता है। तो अभी तक जो हमारे देश में इतिहास लिखा गया या विश्व में जहाँ जहाँ भी इतिहास लिखा गया, वो जो सत्ता पक्ष के लोग थे, जो मजबूत थे, जो हर तरह से अपने चीज़ों को प्रूव कर सकते थे, उन्होंने अपने लोगों को बैठा कर उन इतिहास को लिखवाया। हमारे देश में शुरुआत कांग्रेस से हुई, कांग्रेस सत्ता में आई और कांग्रेस ने अपने लोगों को, ये बात मिश्रा जी की बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने अपने लोगों को हीरो बनाया। और कमोबेश अब वही काम मिश्रा जी की पार्टी कर रही है कि वो अपने लोगों को हीरो बना रही है। जो विजेता होता है, जो सत्ता में होता है, वो इतिहास लिखता है, वही इतिहास माना जाता है। जहां तक इस मुद्दे की बात है 370 की, तो 370 को अगर पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है तो ये एक बहुत ड्रास्टिक कदम था, एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और ऐतिहासिक कदम को इतिहास में जोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक। लेकिन ये उतनी ही बुरी बात है कि अगर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को हटाया गया है पाठ्यक्रम से, तो उसका भी होना उतना ही जरूरी है जितना 370 का अब नए पाठ्यक्रम में ऐड होना है। हाँ 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 ठीक है ना? तो वाजपेयी देखिए, साहब, हमारे देश में ये दो सवाल नहीं विचारधारा उठता। रही। वाजपेयी साहब, ये सवाल नहीं उठता अगर ये स्वतंत्रता संघर्ष का चैप्टर जी। ना हटाते। ठीक है ना ये कहना? जी हाँ, यही मैं कह रहा हूं, ये उतना ही जरूरी था चाहिए चैप्टर रहना जितना जरूरी 370 वाला चैप्टर जोड़ा जाना है। जी 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 उतना ही जरूरी राजपूत है। साहब, और राजन जी देखिए, हमारे देश में एक आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेंट किया है वाजपेयी साहब, जरा मैं उस पर टिप्पणी ले लूं सुरेंद्र राजपूत जी की। आपने कहा है विजेता इतिहास लिखते हैं। जी सुरेंद्र राजपूत साहब, आप जब विजेता थे तो आपने इतिहास लिखा, अब ये लिख रहे हैं ये विजेता हैं। इस बात को ऐसे समझने में क्या दिक्कत है? राजेंद्र भाई, ये बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि लोकतंत्र में जनता विजेता होती है और जनता ही सारी चीजों के फैसले करती है। आजाद भारत में अगर हम विजेता के रूप में आते तो हम लोग चीन की तरीके से, इंडोनेशिया की तरीके से और या फिर जिम्बाब्वे की तरीके से हम इस तरीके की काम कर सकते थे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी कांग्रेस के पास कि किसी दूसरी पार्टी का शासन ही नहीं हो सकता था यहाँ पर। हर 5 साल में इलेक्शन करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, बड़े इमरजेंसी लगाया, इस देश में यही मंशा थी। देखिए अभी सुरेंद्र राजपूत जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, जो कांग्रेस की मंशा थी कि कोई सत्ता में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब मिश्रा जी जो मंशा है वो राजशाही की थी। मिश्रा जी, एक परिवार को शासन दे रखा, इसीलिए यही मंशा थी इनकी कि एक परिवार सत्ता में राज करे 30 सेकंड और उनकी कोई बात और सत्ता सुन में ना लीजिए। हुआ है। आज मिश्रा भी जी, एक वाइंड परिवार अप का आप ही राज चल करेंगे। रहा है। वो चाहे नेहरू से शुरू हुआ हो और राहुल गांधी तक चल रहा हो। ये जवाब अभी दे लीजिएगा 30 एक सेकंड। परिवार का राज चल सुरेंद्र रहा है, राजपूत जी यही 30 सेकंड मंशा आप बोल लीजिए, उसके बाद इनके पास जाता हूं मैं। 30 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी। अब अगर एक ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बताऊं राजेंद्र जी, तो मैं ओपी मिश्रा जी या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं दूंगा। ये एक मैं आपसे पहले नहीं आप बोल तो लीजिए, अपनी बात बोलिए जल्दी से। जनता 5 साल में आपको शासन हर 5 साल में देती थी और हम लोगों ने हर 5 साल में शासन लिया है। इतिहास लिखवाने में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं। इतिहास क्या नाम, स्वतंत्रता संग्राम का वही लिखा गया है
जो वहां पर हुआ है, और ये फैक्चुअल्स हैं, ये देसी हमारे लोगों ने भी लिखा, विदेशी लोगों ने भी लिखा, सारे भारतीयों ने भी लिखा और विदेश से भी आकर के लिखा। महात्मा गांधी के इतिहास को आप कहां से अलग कर देंगे? जवाहरलाल जी के इतिहास को आप कहां से अलग कर देंगे? या सावरकर साहब के पहले 9 साल के स्वतंत्रता संघर्ष को आप कहां से अलग कर देंगे? और बाद में 10 साल में 9 माफियों को भी आप कहां से अलग कर देंगे? कहां से आप अलग कर देंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुस्लिम लीग के साथ मुख्यमंत्री बनाने वाजपेयी साहब, हमने तो हर 5 साल में जनता से बहुमत मांगा, जनता ने हमें दिया। ओपी मिश्रा जी अपने ही पुरखों को गाली दे रहे, जिन लोगों ने हमें बहुमत दिया, अब उन्हीं लोगों को कह रहे हैं, तो भाई अब ये बात ही नहीं। ठीक है वाजपेयी साहब, ये जाने इनका काम जाने अपने पुरखों को गाली राजपूत साहब, ठीक पढ़ लिख करके आते नहीं। वाजपेयी साहब बहुत संक्षेप में। वाजपेयी साहब, राजन जी, जी जी राजन जी, हाँ राजन जी, हाँ, ये जैसे कह रहे हैं ना कि गांधी जी का इतिहास, गांधी जी को कैसे कमतर किया जा सकता है, नेहरू जी को कैसे कमतर किया जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने चंद्रशेखर आजाद को, जिसने भगत सिंह को, जिसने उनको सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को कमतर करके इतिहास में दिया है। तो जो ये गलत कह रहे हैं, विजेता ही इतिहास लिखता है और विजेता अपने हिसाब से इतिहास लिखता है। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि भगत सिंह के और क्या नाम आजाद साहब के, बिस्मिल खान के, अशफाक उल्लाह के या सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को अगर आप कमतर करने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की नीति रही है आपकी व्यवस्था में और आपकी पढ़ाई राजन जी। ठीक है, ओपी मिश्रा जी लास्ट कमेंट। ठीक आप लोगों ने भगत सिंह को आतंकवादी कहलवाया है। ओपी मिश्रा जी, राजन जी, अपनी वो बनाई थी, राजन रेजिमेंट जी, बनाई थी, पाठ्यक्रम में यही भगत सिंह आतंकवादी ओपी कहे मिश्रा जाते जी, हैं। ठीक, ओपी मिश्रा जी, आप बताइए। शासन करे। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का असल क्या में किया? वक्त खत्म है। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या किया? इन्होंने जो इनके योगदान कोई लोग कहां बुला दिए? ये कभी नेहरू से और गांधी से बाहर और कभी कहीं बाहर निकल पाया। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जो अपने प्रधानमंत्री काल में खुद को भारत रत्न देते हैं। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न के काबिल नहीं समझा। इन्होंने धन्यवाद। वल्लभ भाई पटेल को नहीं समझा। इन्होंने जो इतिहास। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिश्रा जी, राजपूत साहब, वाजपेयी जी और डॉक्टर शुक्ला इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बाद में बात जरूर आक्षेप और प्रत्याक्षेप पर आ गई, लेकिन कुछ बातें जरूर महत्वपूर्ण हैं जो अनूप वाजपेयी ने कही, जो डॉक्टर शुक्ला ने कही। और ये भी लोगों ने माना कि भले अनुच्छेद 370 को जोड़ा जाना आवश्यक था, लेकिन कुछ हटाया जाना, स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास हटाया जाना भी सही नहीं था। लब बोलो अब इस चर्चा का यही निकला। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद राजनीति देखने के लिए। नमस्कार।